बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज मशीन। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज मशीन, क्या होती है ये आज हम इसे देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करना है, किस लिए? फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर। अच्छा जी, पहले बताइएगा मिक्सचर क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? हमारे पास किसी भी मिक्सचर को जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे उसको उनके इंडिविजुअल पार्ट्स में सेपरेट कर देना। यानी कि आपको ये कहें कि वाटर प्लस सॉइल इज इक्वल टू सॉइल वाटर है आपके पास। आपने सॉइल वाटर को सेंट्रीफ्यूज किया तो आपके पास वापस क्या आ गया? सॉइल प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि हमने किसी भी मिक्स हुई हुई चीज को उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में वापस लेके आना है, यानी कि रिएक्टेंट फॉर्म में उसको वापस लेके आना है। इन दिस प्रोसेस द डेंसर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो हैवियर होगा, क्या होगा? उस मिक्सचर का डेंसर कंपोनेंट माइग्रेट्स अवे फ्रॉम द एक्सेस एंड द लाइटर कंपोनेंट माइग्रेट्स टुवर्ड्स द एक्सेस। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हैवियर कंपोनेंट्स होंगे, आपको पता है कोई चीज राउंड एंड राउंड मूव कर रही हो, आपने लट्टू को देखा है ना, सराउंडिंग में मूव कर रहा होता है, नीचे उसका एक सर्कल होता है, वो गोल 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 ऐसे जो है ना बाहर की तरफ निकल के मूव कर रहा होता है। तो क्या है, बाहर की तरफ जो चीज निकलेगी वो कहते हैं आपके कंपोनेंट्स के वो डेंसर कंपोनेंट होंगे। वो हैवियर मैक्स वाला कंपोनेंट बाहर की तरफ रहेगा और जो सेंटर में एक्सिस की तरफ रहेगा वो आपका लाइटर कंपोनेंट होगा। जो हल्का होगा, जिसका वेट कम होगा, वो आपका एक्सिस के साथ जुड़ा रहेगा। एक्सिस किसको कहते हैं? वो पॉइंट जिस पर रोटेशन हो रही होती है। लट्टू की रोटेशन हो रही होती है ना जिस पॉइंट पर नीचे, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, राइट। और जो बाहर की तरफ जब वो मूव कर रहा होता है तो आपका टेंसर कंपोनेंट भी मिक्सचर में जब हम उसको रोटेट करवाएंगे तो बाहर की तरफ मूव करेगा। A centrifuge is a laboratory device that is used for the separation of fluids, gas or liquids based on their density. Very important, MCQs भी बहुत है यहाँ पर कि आप किस किस को सेपरेट कर सकते हैं, फ्लूइड्स में गैस और लिक्विड को, किस बेसिस पर? उनकी डेंसिटी की बेसिस पर, उनकी हैवीनेस, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी डेंसिटी की बेसिस पर आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन इज अचीव्ड बाय स्पिनिंग अ वेसल। बात समझ आ रही है आपको? आपके पास टेस्ट ट्यूब होगी आपकी, हम उसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब है हमारी। हमने उसके अंदर अपना मिक्सचर ऐड किया है और उसको हाई स्पीड पर रोटेट करवा दिया है उस वेसल को। Containing material at high speed, the centrifugal force pushes heavier materials to the outside of the vessel. बात समझ आ गई आपको कि आपके पास सेपरेशन कैसे अचीव होगी? आपके पास सेपरेशन अचीव होगी जब आपके पास राउंड एंड राउंड रन होगी आपकी सेंट्रीफ्यूज मशीन में आपकी वेसल। तो क्या होगी? डेंसर कंपोनेंट्स बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और लाइटर कंपोनेंट्स अंदर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगेशन इन लेबोरेटरीज, centrifuges are used in various laboratories to separate fluids, gases or liquids based on densities. In research and clinical laboratories, centrifuges are often used for cell, organelle, virus, protein and nucleic acid purification. आपको जो मैंने एग्जांपल दी कि आपके पास वाटर में स्वाई चली गई है, ये एक जर्नल एग्जांपल। अब हमारे पास रिसर्च में और हमारी लेबोरेटरीज में जो इस्तेमाल है सेंट्रीफ्यूगेशन का या सेंट्रीफ्यूज मशीन्स का, वो क्या है कि आपने सेल को सेपरेट करना। आपने सेल डाला है उसके अंदर, आपने मिक्सचर की फॉर्म में, या सेल इज अ मिक्सचर, आपने उसको रोटेट करवाया बहुत ज्यादा। तो क्या है, अपने डेंसिटी के लिहाज से उसके कंपोनेंट सेपरेट होना शुरू। सपोज न्यूक्लिक एसिड सबसे ज्यादा डेंस था, वो सबसे ज्यादा नीचे बैठ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया उससे कम डेंस था, वो थोड़ा सा ऊपर उससे आ जाएगा। गोल्गी ऑपरेटस थोड़ा कम डेंस था और वो और उससे ऊपर आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन का वेट नहीं था तो सबसे ऊपर रह जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? वायरस की सेपरेशन भी हम ऐसे करेंगे, प्रोटीन की भी, और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं?
Guess what are the nucleic acids? हाँ जी। अच्छा जी, वायरसेस को सेपरेट करने के लिए हम क्यों किसी चीज को सेपरेट करेंगे, बताएं। हमने वायरस को क्यों सेपरेट करना, क्या ख्याल है? ताकि हम उसके अंदर का मटेरियल को सेपरेट करके स्टडी कर सकें, राइट। प्रोटीन्स को सेपरेशंस करेंगे उसकी, क्यों? ताकि हम देख सकें कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए और आरएनए को प्योरीफाई करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद थे। An example of centrifuge used in a clinical setting is for the separation of whole blood components. ऐसा है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, किस लिए? ताकि उसमें से प्लाज्मा सीरम को सेपरेट किया जा सके। Different assays necessities serum or plasma which may be obtained with centrifugation. हाँ जी, serum and plasma separation by centrifugation. Serum is obtained, हम सीरम कैसे ऑब्टेन करते हैं? By letting a whole blood sample clot at room temperature. हम रूम टेम्परेचर पर उसे क्लॉट होने देते हैं, ठीक है। आपके पास ब्लड था, आपके पास, आपको पता है ब्लड की कैपेबिलिटी कि फौरन क्लॉट हो जाता है ना, जम जाता है वहां पे। किस वजह से जमता है वो? क्या होता है ब्लड में ऐसा? हाँ जी, हमने जब सीरम लेना है तो हमने उसे क्लॉट होने देना है रूम टेम्परेचर, यानी कि ब्लड आपने सैंपल लिया, उसको थोड़ी देर के लिए क्लॉट होने देना। द सैंपल इज देन सेंट्रीफ्यूज्ड, फिर उस क्लॉटेड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करें। द क्लॉट इज रिमूव्ड लीविंग अ सीरम सुपरनेटेंट। क्या होगा जब आपने सेंट्रीफ्यूज किया उसको? आपके पास सैंपल सेंट्रीफ्यूज किया आपने, क्लॉट नीचे बैठ जाएगा, ऊपर जो चीज आ जाएगी वो इसका सीरम आ जाएगा, राइट। इस तरह सीरम की सेपरेशन कर लेते हैं। समझ आ गई बात आपको? अनलाइक सीरम, प्लाज्मा इज ऑब्टेन फ्रॉम होल ब्लड, ये भी होल ब्लड से ऑब्टेन होता है, बट इट इज नॉट लेफ्ट टू क्लॉट, इसको क्लॉट नहीं होने देते। contains सीरम along with clotting factors, इसके अंदर सीरम भी होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ। अब अपने सिर्फ प्लाज्मा ऑब्टेन करना है, आपके पास होल ब्लड था, होल ब्लड में सीरम भी है, प्लाज्मा भी है। अब आपने सिर्फ प्लाज्मा ऑब्टेन करना है। आप क्या करेंगे? सैंपल लेंगे ब्लड का, उसको टेस्ट ट्यूब्स में ले लेंगे, उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट्स डाल देंगे, राइट। एंटीकोएगुलेंट क्या करेगा? उसे क्लॉट नहीं होने देगा। जब वो क्लॉट नहीं होगा, आप फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेल्स नीचे बैठ जाएंगे, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा। हमारे पास क्या है? सीरम को सेपरेट करना है हमने, और हमने प्लाज्मा को सेपरेट करना है। सबसे पहले हम अपना जो सैंपल लिया था हमने एक पेशेंट का, हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे कि एक से हमने सीरम लेना है, एक से हमने प्लाज्मा लेना है। क्या पहले सीरम वाले को क्या करेंगे? जो सीरम के लिए हमने सेपरेट किया था उसको क्लॉट होने देंगे रूम टेम्परेचर पर, उसे थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे, फिर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा? क्लॉट नीचे बैठ जाएगा, सीरम ऊपर आ जाएगा सारा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमने सैंपल सेपरेट किया था, एक सैंपल में से बल्कि हमने जो ब्लड सेपरेट किया था प्लाज्मा के लिए, हमने क्या करना है? उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट डाल देना। क्यों? ताकि वो कोएगुलेट ना करे, और जैसे ही हम उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे सेल्स नीचे बैठ जाएंगे, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी जनाब, these are the examples, the diagrams। सीरम हमारे पास है, सेंट्रीफ्यूज करने के लिए सीरम हमने सेपरेट किया हुआ सारा। सीरम इस कलर का होगा और नीचे हमारे पास क्लॉट्स मौजूद है। नीचे आपके पास यहाँ क्लॉटिंग्स होंगी और यहाँ सीरम सारा ऊपर मौजूद होगा। प्लाज्मा में क्या है? आपके पास ब्लड सेल्स सारे नीचे बैठे हुए होंगे और ऊपर प्लाज्मा आपके पास आ जाए। सीरम भी ऊपर आएगा, इसका मतलब है लाइटर डेंसिटी है सीरम की, इसके अंदर इतने ज्यादा हैवी पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। प्लाज्मा भी आपके पास ऐसे ही है, ऊपर मौजूद होगा, सुपरनेटेंट कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि आपके पास ये लाइटर वेट होगा। एक और एग्जांपल है हमारे पास, आपको मिल्क की एग्जांपल बता। अगर आप अपने थोड़ा सा मिल्क टेस्ट ट्यूब्स में ले लेते हैं और उस मिल्क को आप रोटेट करवाते हो, ठीक है, यानी कि आपने थोड़ा सा दूध टेस्ट ट्यूब में ले लिया
उसको आपने सेंट्रीफ्यूज करवाया, राइट? उससे क्या हो गया, हेवियर मिल्क इज पुल्ड आउटवर्ड, हेवियर मिल्क बाहर की तरफ मूव करेगा अगेंस्ट द वॉल, whereas the lighter cream is collected in the middle. एक्सेस की तरफ लाइटर क्रीम मूव कर जाएगी और जो हेवियर है वो आपके पास वो है बाहर की तरफ मूव करेगा. But both the components are then collected separately. This method is extensively used to collect cells, precipitate DNA, and again हम ये बात कर रहे हैं कि वायरसेस को प्योरीफाई करना. हाँ जी, घरों में दूध उबलता है, उबालते हैं ना दूधों को, ऊपर क्या आ जाता है, क्रीम आ जाती है. इसका मतलब है क्रीम आपके पास लाइटर इन वेट पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जो लाइटर इन वेट है आपके पास सारे सरफेस पे आ गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए, जो क्रीम की शक्ल में आपके सामने आ चुके थे, यानी कि मलाई जिसको हम कहते हैं, मलाई कहते हैं. तो क्या है, बेसिकली आपके पास लाइटर पार्टिकल्स का एक कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है वो आपके पास, ऐसा ही. और नीचे जो बैठ गया वो आपके पास हेवियर मिल्क है. हाँ जी जनाब, ये है हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन. ये इसका लिड है, राइट? ये इसका रोटर है, सेंटर वाला, जो रोटेट करेगा. देखिए झूला बना हुआ है एक तरह से, अगर हम झूले की एग्जांपल में इसको देखें, ठीक है. यहाँ पे सारे आप सब खड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत जोर से किसी ने झटका दिया और आप सब नीचे गिर गए, ठीक है. अच्छा जनाब, ये आपके पास इसकी रोटर असेंबली है. यहाँ पर ये जो होल्स आपको नजर आ रही है, इस जगह हम अपनी टेस्ट ट्यूब्स रखेंगे, राइट? अच्छा, टेस्ट ट्यूब्स हम ओपन होती हैं, हम यहाँ पर बंद की ढक्कनों वाली जो वाइल्स होती हैं ना, वो रखेंगे यहाँ पर. इसको ढक्कन लगा के आप उसको वो रखेंगे. ये सारा इसका चैम्बर है. ये देखिए, इसकी यहाँ पे प्लेसेस भी बनी हुई है नीचे, ऐसा है ना, इसकी स्पेसेस बनी हुई है. ये ट्यूब होल्डर्स है हमारे पास, इसको क्या कहा जा रहा है, ट्यूब होल्डर्स हैं. ये सारे रोटर असेंबली है कि सेंटर में इसका ये वाला एक्सेस है. अच्छा जी, कंट्रोल पैनल यहाँ पर होता है. आपने जितना एडजस्टमेंट करनी होती है, कितनी देर के लिए आपने इसको रोटेट करवाना है, उसका कंट्रोल पैनल है. और इसके नीचे इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, ठीक है. इसके नीचे आपके पास ड्राइव शाफ्ट लगा हुआ है. क्या है ड्राइव शाफ्ट? इसको रोटेट करवाएगा, राइट? ये पूरा एक आपके पास क्या है, आपके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है. आप इन होल्स में अपनी वाइल्स रखते हैं विद लिड, उसको अच्छे तरीके से आप बंद करके इसमें रख देते हैं. ये रोटर है, इससे क्या होगा, रोटेट, ये सारा का सारा गोल गोल घूमने वाला. जैसे आपके पास स्टीयरिंग व्हील होता है ना, गोल गोल घूमने वाला, वैसे ये स्टीयरिंग की तरह का होगा. ये ऐसे गोल गोल घूमने वाला होगा. सेपरेट भी किया जा सकता, राइट? हाँ जी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसे वर्क करती है, प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली हम इसका प्रिंसिपल देखने जा रहे हैं कि किस प्रिंसिपल पर ये एक्ट करेगी. A centrifuge works with the principle of sedimentation due to gravitational force. Very important, very important for your MCQs as well as for your short questions. With the principle of sedimentation, sedimentation किसको कहते हैं? हाँ जी, किसको कहते हैं? सेडिमेंटेशन का मतलब है कि आपकी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, सेडिमेंट हो जाएगा, बॉटम की तरफ मूव करेगा. और वो किस वजह से मूव करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से. जो भी चीज ऊपर जाती है उसने वापस नीचे आना होता है. तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है, जिसे हम सेडिमेंटेशन कह रहे हैं. और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन की तरफ खींच रही है. When a tube is spun with the bottom side outwards to the spin, the centrifugal force created by the spin acts like high gravity on the tube sample. क्या मतलब है इस बात का? जैसे ही आपने अपनी ट्यूब को, अपनी टेस्ट ट्यूब को, अपनी जो भी वॉइल थी उसको उसके चैम्बर में रखा, उससे क्या हुआ, उस सब ने स्पिन करना शुरू कर दिया. और जैसे ही स्पिन होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ खींचेगी. और क्या होगा कि हाई ग्रेविटी की वजह से जो आपके पास हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाएंगे. This pulls down the heavier components of the mixture faster than the lighter components. Very important.
जो हैवियर कंपोनेंट्स होंगे वो तेजी से नीचे की तरफ मूव करेंगे, जबकि लाइटर कंपोनेंट्स सस्पेंड रहेंगे एयर में, एंड दे नियरली ले डाउन एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब्स इन लेयर्स। अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो लेयर्स बनाना शुरू कर देंगे। हाँ, सबसे ज्यादा डेंसिटी जिसकी होगी सबसे नीचे होगा, उससे कम उससे ऊपर होगा, उससे कम उससे ऊपर, और उससे कम उससे ऊपर। Continuous tubular centrifuge work a little bit differently। आपके पास अभी हम continuous centrifuge मशीन देखेंगे, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। Instead of folding tubes, they are basically rotating drums with slanted walls। ये इसकी जो है फंक्शनिंग बताई जा रही है। The heavy part of the mixture, again वही बात, goes to the outward wall due to centrifugal force, and the lighter part stays near the center आपके पास। अच्छा जी, 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन के, जो कि जरूरी हैं, जो कि लाजिम होंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो इजीली हो सकती है। सेंट्रीफ्यूगेशन विल डिस्प्लेस पार्टिकल्स दैट आर इवन स्लाइटली डिफरेंट इन डेंसिटी दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि हर तरह की डेंसिटी का पार्टिकल इसमें सेपरेट हो सकता है। कौन से फैक्टर्स हैं? डेंसिटी ऑफ द सैंपल इन सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है सेंट्रीफ्यूगेशन, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, कैसा टेम्परेचर है। सपोज आपने कोई गरम जो है वो मटेरियल बीच में रख दिया, आपको क्या ख्याल है, क्या कोई गरम मटेरियल की सेंट्रीफ्यूगेशन अच्छी हो सकेगी? गरम में तो क्या है आपके पास, सारे पार्टिकल्स हैं वही लाइटर हुए हुए होंगे, डिसॉल्व हुए हुए होंगे ना, ऐसा है? आपको ओके, टेम्परेचर का मतलब है कि आपने टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखना, नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका सैंपल होना चाहिए। विस्कोसिटी मतलब थिकनेस उसकी कैसी है, बहुत ज्यादा थिक विस्कस लिक्विड होगा, सैंपल मिक्सचर होगा, तब भी सेपरेशन अच्छी नहीं होगी। और वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो रोटेट नहीं कर सकेगा। आपने देखा होगा कि आपके पास कोई थिक सी चीज होती है, हाथों में भी चिपक जाती है, जल्दी उतरती भी नहीं है, और अगर आप उसको किसी रोटेशन में लेकर आए तो वो रोटेट भी नहीं होती है। The distance that the particles are displaced, the speed of rotation, आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन कैसी है। अगर आपने नॉर्मल स्पीड पर रखा हुआ है तब तो आपकी पास सेपरेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आपने उसको हाई स्पिन दिया है तो डेफिनेट है, आपको पता है जितनी तेजी से कोई चीज घूमती है उतनी ज्यादा उसकी सेपरेशन होगी। इसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, आप ग्राइंडर में कोई चीज ग्राइंड करते हैं, ठीक है, वो क्या कर रही होती है, वो भी तो स्पिन कर रही होती है। सेंटर आपने कभी देखा ऊपर से ग्राइंडर को, जब कोई चीज आप करवा रहे होते हैं, ग्राइंड करवा रहे होते हैं, तो क्या है, सेंटर में स्पेस खाली हो जाती है और सारी चीजें बाहर की तरफ मूव कर जाती है। जब वो बाहर की तरफ मूव कर जाती हैं सारी चीजें, तो वो जो ऊपर क्रस्ट आ जाती है वो लाइटर की, और जो हैवियर होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, राइट। और आपने ये देखा है कि ग्राइंडर में भी आपके पास जो स्पीड होती है, तो नॉर्मल हो तो अच्छा चीज ग्राइंड नहीं हो रही होती है, ऐसे ही है ना। और आपके पास अगर स्पीड हाई होती है तो अच्छा ग्राइंड भी होता है, और आपके पास जो है वो सेपरेशन भी अच्छी आ जाती है, सही। वर्किंग प्रिंसिपल, अगेन हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है मजीद इसमें। अच्छा जी, within a solution, gravitational force will cause particles of higher density than the solvent to sink and those of less density than the solvent to float to the top। अच्छा जी, इसमें क्या है कि centrifugation takes advantage of even minute differences in density to separate particles। आपके पास सपोज आपने एक चीज को 10 मिनट्स स्पिन किया, 10 मिनट्स आपने रोटेट करवाया और एक को 20 मिनट्स करवाया, सबसे अच्छी सेपरेशन किस में होगी? 20 मिनट्स वाले में होगी। वो कहते हैं कि आपके पास हर मिनट इंपॉर्टेंट है, कि आपने उसको सेपरेशन के लिए, पार्टिकल्स की सेपरेशन के लिए हर मिनट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये गेन वही बात, ये देखें, ये हमारे पास बेसिकली जो मैं बॉयल कह रही हूँ ना, जो हमारे पास लिड वाली बॉयल है, इस तरह लिड है उसका, ये देखें। अगर ये लिड नहीं होगा तो उसमें सारी चीजें जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएंगी, जैसे ग्राइंडर में होता है, अगर आप उस पर ढकना ना दें तो एकदम से उसका जो प्रेशर होता है ऊपर होता है और वो सारा जो है वो मूव कर जाता है, जो है वो सारे कपड़े भी उससे खराब हो सकते हैं, इसलिए हर चीज जो है ना वो खराब हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ मूव करवा रही है। बायोएंसी फोर्स क्या होती है? बायोएंसी फोर्स होती है जो लिक्विड को अंदर की तरफ मूव करवाती है, राइट। ये ब्लड सैंपल था हमारे पास, हर नीचे देखें यहाँ पर सेपरेशन हो रही है और ऊपर हमारे पास सारा फ्लूइड वैसे का वैसा पड़ा हुआ। हाँ जी, अब ये हमारे पास जो भी हमने जिसके पार्ट्स देखे थे,
ये वो सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये देखें यहाँ पर हम अपनी सारी वॉइल्स रखेंगे, जो पीछे हमने वॉइल देखी है वैसी ही वॉइल्स होती हैं वो रखेंगे। ये इसका लेड है, ये इसका चैम्बर है और ये देखें इसका कंट्रोल पैनल मौजूद। इस सेंटर में इसका रोटर है जिसके इर्द गिर्द ये सारा स्पिन करेगा। जी दूसरी आपके पास दो तरह की होती हैं, डिफरेंट जो है हमारे पास होती हैं। अभी हम टाइप्स भी आगे देखेंगे। ये देखेंगे ये सारी की सारी इसकी डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं। ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल एक्सेस है इसका। इस साइड पे आपके पास जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनके दरमियान आप जो है वो इसमें आपके पास बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये छोटा है ना। इसके जो नीचे वाले जो पार्ट्स हैं, चैम्बर्स हैं इसके सारे ये छोटे हैं। इसका मतलब है आप इसमें एफ एंड ऑफ होती है हमारे पास छोटी छोटी सी जिसमें आप सैंपल्स पुट करते हैं, उसमें यानी कि माइक्रो सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए भी ये काम आती है। और ये देखें ये सेंटर में भी इसको ऐसे रोटेट भी करवाया जा सकता है, इस तरह भी इसका रोटेशन हो सकता है। यहाँ पे हम छोटी जो है और छोटी वॉइल्स आप कह लें यूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े वॉइल्स भी इस्तेमाल करते हैं ज्यादा सैंपल की सेपरेशन के लिए। अगर आपने माइक्रो सैंपल्स को सेपरेट करना हो तो आपके पास छोटे जो है ना साइजेस के भी अवेलेबल होते हैं। सेंट्रीफ्यूज रोटर टाइप्स, ये भी हमने जो है पहले भी पढ़ा था। दो तरह के सेंट्रीफ्यूज रोटर टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड एंगल रोटेशन एंड स्विंगिंग बकेट रोटेशन। रोटर टाइप्स मतलब जहां पे रोटेशन हो रही है, सेंट्रल वाली जहां पे रोटेशन हो रही है जो है वो आपके पास क्या है, फिक्स्ड एंगल रोटेशन। द फिक्स्ड एंगल रोटर इज डिजाइन टू होल्ड ट्यूब्स इन अ फिक्स्ड पोजीशन, नाम से इंडिकेट हो रहा है। जो फिक्स्ड एंगल रोटर होगा उसमें आपके पास फिक्स्ड पोजीशन होगी ट्यूब्स को होल्ड करने के। ऐसा फिक्स्ड एंगल relative to the vertical axis of angle up to the about of 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपके पास फिक्स्ड एंगल रहेगा उसका वर्टिकल एक्सिस पे। सेंट्रीफ्यूगेशन will cause particles to sediment along the side and bottom of the tube। obviously साइड पर होंगे और साइड ऑफ द बॉटम पर साइड ऑफ द जो है वो ट्यूब हो जाएगी। स्विंगिंग बकेट डिजाइन, the swinging bucket design allows the tubes to swing out from a vertical resting position, यानी कि swing out कर जाएंगे। जब इसकी डायग्राम देखते हैं तो उस पर बात करते हैं, to become parallel to the horizontal during centrifugation। as a result sediment will form along the bottom of the tube। इसमें भी हमारे पास bottom of the tube में आ जाएगा। swinging bucket में आपके पास क्या कर रहा है, डिजाइन क्या है, swing बना हुआ है बाहर की तरफ, झूले की तरह बना हुआ है और वो वर्टिकल रेस्टिंग पोजीशन है उसकी। Fixed angle rotors are ideal for pelleting applications। and जी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिक्स्ड एंगल को हम खास तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विंगिंग बकेट्स को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने फिक्स्ड एंगल रोटर्स लिए हैं तो आप उससे क्या काम ले सकते हैं, आप उससे रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम अ सस्पेंशन एंड डिस्कार्ड द डेब्रिस टू रिकवर द पैलेट। अब इसमें पैलेट की फॉर्म में आपके पास आपका सैंपल मिल सकता है। आपको सपोज आपने सीरम सेपरेट करना था, सीरम और प्लाज्मा तो ऊपर आ गया, लेकिन जो नीचे डेब्रिस बच गया, ठीक है, डेब्रिस क्या जो नीचे से आपके पास क्लॉट बच गया था उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। स्विंगिंग बकेट रोटर्स आर बेस्ट फॉर सेपरेटिंग लार्ज वॉल्यूम सैंपल्स एट लो स्पीड्स एंड रिजॉल्विंग सैंपल्स इन रेट जोनल ग्रेडियंट्स, यानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग आप स्विंगिंग बकेट्स को इस्तेमाल करते हुए लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पे जो सैंपल्स हैं आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स। स्विंगिंग बकेट में आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पर पैलेट्स आपके पास अब ऑब्टेन नहीं होंगे। स्विंगिंग बकेट में आपके पास लार्ज वॉल्यूम्स में जो भी सैंपल आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। और फिक्स्ड एंगल देखें, सबका एक एंगल फिक्स्ड है, सारे के सारे एक फिक्स्ड एंगल पर आपके सामने मौजूद होंगे, यानी कि ऐसे ही थोड़े से तिरछे तिरछे से, राइट। ये ऐसे ही आपके पास फिक्स्ड एंगल रोटेशन होगी और इसमें आपके पास जो है वो स्विंगिंग बकेट में लार्ज वॉल्यूम्स को सेपरेट करेंगे और फिक्स्ड एंगल्स में आप इसमें जो है वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो पैलेट फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ डू यू चूज अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। आपको किसी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन को खरीदने जाना है तो आप किन बेसिस पर उसको चूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता हो कि आपके पास सैंपल कौन से हैं, इनको आप सेपरेट करना है। सपोज आपने कोई लेबोरेटरी बनाई है, लेबोरेटरी में आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन रखनी है और आपको पता है कि आपने किस तरह के सैंपल्स को सेपरेट करना है। सपोज आपने प्लाज्मा और सीरम सिर्फ आपके पास है जिनको आपको सेपरेट करना है, तो आपको पता होगा कि कितनी स्पीड पे वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं, तो आप उस स्पीड के अकॉर्डिंग वाली जो है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन लेकर आएंगे। अच्छा जी,
किस बेसिस पर इसकी हम सेंट्रीफ्यूज स्पीड कैसे देखेंगे? रेवोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम, ये एब्रिविएशन ही बुक आ जाती है कि व्हाट इज आरपीएम। आरपीएम क्या है? रेवोल्यूशंस पर मिनट है, और स्पीड्स रेंज आपके पास क्या होगी? 0 to 7 500 आरपीएम फॉर लोअर स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशंस ऑल द वे टू 20,000 आरपीएम। 20,000 आरपीएम और इससे ज्यादा हायर जो है वो आपके पास स्पीड्स हो सकती हैं। Centrifuge rotor speed is often expressed RCF in units of gravity for various procedures. RCF, anyone knows its abbreviation? ये मैं भी कंफर्म करके बताती हूँ आपको। However, many centrifuges display speed as the revolutions per minute. हम इससे ज्यादातर जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो अपनी जो बताती है हमें स्पीड रेवोल्यूशंस पर मिनट में ही बताती है, आरसीएफ में नहीं बताती। Necessitating conversion to ensure the correct experimental conditions. The following formula is used to convert RPM to RCF, where R is the rotor radius सेंटीमीटर में and S is the speed. RCF आपके पास रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है। RCF क्या है आपके पास? रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, और आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, और आरसीएफ रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है आपके पास। जब आप इसके फार्मूलाज में जिससे आप आरपीएम को आरसीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, सेंट्रीफ्यूज साइजेस डिफरेंट साइजेस की होती हैं। ये देखें, फ्लोर स्टैंडिंग है। फ्लोर स्टैंडिंग मतलब इतनी बड़ी होगी, है आपके फ्लोर पर स्टैंड कर जाएगी, राइट। इसके बाद टेबल टॉप है, यानी कि आपने सिर्फ टेबल पर रखी हुई, जो हमारे पास ज्यादातर लेबोरेटरीज में टेबल टॉप्स होती हैं, जिनको हमारे पास लेबोरेटरीज में पड़ी हुई होती है टेबल्स के ऊपर, शेल्फ्स के ऊपर, हम टेबल टॉप कहेंगे। और जिस तरह से बड़ी बड़ी वाली होंगी तो हम इन्हें क्या कहेंगे? फ्लोर स्टैंडिंग कहेंगे। हाउ टू ऑपरेट अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, आपने किसी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन को लेबोरेटरी में जाकर कैसे ऑपरेट करना है। अच्छा जी, आपके पास कुछ यहाँ पर इसके यानी कि आप समझे प्रोसीजर है इसका। प्लेस द सेंट्रीफ्यूज इन इट्स ऑपरेटिंग प्लेस, यानी कि सेंट्रीफ्यूज मशीन को आपने जहां ऑपरेट करना है उस जगह रखें। वेरी स्टेबल जगह होनी चाहिए, वो ये ना कि ऊपर नीचे जगह हो या किनारे पर हो, या फिर आपको लगे कि अभी यहाँ से गिर जाएगी, या फिर वो वहां से जो है जो टेबल है वो आपकी वो बैलेंस ना हो। ओपन द सेंट्रीफ्यूज लिड, ओपन करना है उसको, और आपने पीछे से पावर ऑफ रखनी है उसकी, राइट। आपने सबसे पहले क्या करना है? अपनी सेंट्रीफ्यूज मशीन को स्टेबल जगह पे रखना है, उसका लिड ओपन करना है, मेक श्योर कि आपके पास पीछे से पावर ऑफ हो उसकी। परफॉर्म बेसिक क्लीन अप एज पर द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना, क्योंकि वहां पे डस्ट आ जाती होती है, डस्ट भी आ जाती है, और समटाइम्स अगर आपका सैंपल लीक कर गया है तो वहां पर लीकेजेस भी मौजूद होती हैं, सो आपने उसको वहां से क्लीन अप करना है। पुट योर लिक्विड्स इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती हैं, वॉइल्स होती हैं, एपेंडॉफ्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, उनमें हम अपना लिक्विड जो अभी हमने पीछे देखी है सारी ट्यूब्स सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स थी, उनको हमने क्या करना है? प्रॉपरली जो है वो मशीन के अंदर फिट हो जाती हैं वो, और उनको हमने प्रॉपर जो है ना वो कैप्स लगा देनी, यानी कि उनको टाइटली पैक कर देना, टाइटली ऊपर से उसको बंद कर देना। ट्यूब्स को आपने उसके जो बोर होल्स हैं, आपने देखा था जो उसके चैम्बर्स बने हुए थे, हमने उनके अंदर पुट कर देना है। इफ यू हैव लेस नंबर ऑफ ट्यूब्स देन देयर आर होल्स। होल्स अगर आपके पास ज्यादा है, ट्यूब्स अगर आपके पास कम है, तो आप क्या करेंगे? उनको बैलेंस करके रखेंगे। काउंटर, अगर आपने राइट साइड पे एक रखी है तो लेफ्ट साइड पे आप एक रखेंगे, उन दोनों को साथ मिलाकर नहीं रख सकते आप, राइट। अगर आपने एक सामने रखी है तो एक इसकी बैक साइड पे रखेंगे, इस तरह आप उसको काउंटर बैलेंस करके रखेंगे सारा। Try to distribute them evenly around the platform so that the spin can stay even. Close the lid and turn on the power to the device. अच्छा, इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि जब तक आप लिड को बंद ना कर दें, आपने पीछे से पावर ऑन नहीं करना। समझ आ गई मेरी बात की? आप लिड बंद करेंगे, पावर ऑन करेंगे तब। अगर और आपके पास जब बंद हो जाएगा, आपने कर ली अपनी रेवोल्यूशंस, क्या होगा? उससे आपने पीछे से पावर ऑफ करनी है, फिर आपने लिड को उठाना है,
ऐसे जो है ना जल्दी में नहीं करना, इससे आपका जो है वो भी खराब हो जाएगा, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका कोई स्पिन लीक कर रहा हो। Close the lid and turn on the power of the device. Operate the controls to start the spin. The controls may be different from model to model. You had better consult the instructions manual first. If the device ही नीचे चला गया जरा, if the device supports it, you may want to set a timer. Timer set कर सकते हैं, और आप इसे जो है स्टॉप मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी, खुद ब खुद भी स्टॉप। आपने टाइमर लगाया 10 मिनट का, उसके बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। अगर आपके पास टाइमर 10 मिनट का है और मैनुअल का कोई फंक्शन है, तो आपको उसको खुद ब खुद 10 मिनट बाद जाकर स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ जी, द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये पहले भी हमने बात की है, मजीद हमारे पास क्लियरेंस आ रही है। एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रीफ्यूज इज अ पावरफुल मोटर। हमने देखा ना सेंटर में क्या थी, उसकी पावरफुल मोटर थी, क्रिएट द स्पिन, जिसने उसको घुमाना था। Attached to this motor is the rotor. अच्छा, रोटर टेस्ट ट्यूब्स का जो रोटेटिंग पार्ट है वो हमारे पास रोटर है, in which will rest the containers that hold the tubes containing the materials to be centrifuged. हमें जिनको सेंट्रीफ्यूज करना है वहां पर हम रोटर के अंदर रख देंगे। These containers may be spun at least 45 डिग्री एंगल। अच्छा, वो जो हम कहते हैं ना फिक्स्ड एंगल रोटेशन, क्या है हमारे पास जो फिक्स्ड एंगल उसका बना हुआ है वो 45 डिग्रीज का एंगल है, राइट। आप लोगों को ज़हन में रखना, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 90 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल सेंटर, जैसे कि हमने देखा था स्विंगिंग बकेट में आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना हुआ था, और नो एंगल वर्टिकल सेंट्रीफ्यूज। डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रीफ्यूज द ट्यूब्स में आइदर बी लोकेटेड एट द एंगल ऑन व्हिच दे विल रोटेट और लोडेड इनटू अ कंटेनर दैट विल एडजस्ट इटसेल्फ टू डिफरेंट एंगल अपॉन सेटअप। यानी कि या तो फिक्स्ड एंगल होगा, या आपके पास आफ्टर एडिशन उसके अंदर जो है ना, आप जब अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स को रख लेंगे उसके बाद थोड़ी सी कोई एडिशन होने वाला, थोड़ा सा स्विंगिंग बकेट की तरह का आपके पास जो है वो रोटर होगा। दिस सेकंड मेथोडोलॉजी इज रेफर्ड टू एज स्विंगिंग बकेट एंड कॉमन फंक्शनैलिटी इन हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूज। आपको मैंने ये बताया है इसमें कि आपके पास फिक्स्ड एंगल होगा तो आपको पता 45 डिग्रीज का उसका एंगल होगा, और अगर आपके पास स्विंगिंग बकेट है तो आपके पास वो क्या है 90 डिग्रीज के एंगल पे। Depending on the centrifuge selected, a variety of different controls may be available. Some centrifuges are pre-programmed for 1, 2 और 3 processing settings. आप इसमें हर तरह की जो है वो एडिशंस कर सकते हैं। आप 2 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स भी रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो चौथा क्या रखेंगे? अगर आपके पास 3 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स है तो चौथा क्या हो सकता है? क्या ख्याल है? चौथे में क्या रखना है? हमने तो कहा इवन नहीं, उसको आपने एडजस्ट करना है, इवन होने चाहिए ट्यूब्स आपके पास। अगर हमारे पास हाँ, हम डिस्टिल वाटर रख देंगे चौथी ट्यूब में, हमने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स इवनली पुट करनी है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, राइट। अगर 3 है, 5 है, 7 है, ऑड नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, उसको इवन बनाने के लिए एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में वाटर फिल करके उसको रख देंगे। Regardless of the control type, when you start the centrifuge, it will run the motor based on the settings provided. या बस आपकी settings की बात। हाँ जी, बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूज मशीन, आप किसी भी सेंट्रीफ्यूज मशीन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? When using a centrifuge machine, it is necessary to balance your samples. अगर आपने कोई सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल करना है तो जरूरी है कि आप अपने सैंपल्स को बैलेंस करें। बैलेंस द सेंट्रीफ्यूज मशीन बाय, आप कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं? हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूज मशीन। आपने इसको बैलेंस कैसे करना है? मेक श्योर ऑल द ट्यूब्स आर इवनली फिल्ड विद फ्लूइड सिमिलरली इन डेंसिटी, ensuring that the masses of the tubes are within 0.1 grams of each other. itself जो ट्यूब का मैस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये ना हो कि आपने जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स ली हैं वो ही बड़ी छोटी, आपने एक जैसी ट्यूब्स को रोटेट करवाना है। एक जैसी ट्यूब्स में तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर मटेरियल्स रखें आप, और उनको सिमिलर अमाउंट्स में रखेंगे आप। Placing tubes opposite from one another inside the machine to keep the gravity in the center. अच्छा, आप इसको अच्छा रीजन अब यहाँ बताई जा रही है कि आपने इसको इवन रख के ऑपोजिट साइड्स पर क्यों रखना है, ताकि आपके पास ग्रेविटी मेंटेन हो सके।
अगर आप सारी की सारी ट्यूब्स को एक ही तरफ सारा रख देंगे तो ग्रेविटी सारी एक ही तरफ चली जाएगी और आपकी अच्छी सेंट्रीफ्यूज नहीं कर पाएगी, सेपरेशन अच्छी नहीं होगी। हाँ, वो प्रेशर की वजह से एक ही तरफ रहने के प्रेशर, ग्रेविटी के प्रेशर बनेगा ना, तो इसे ट्यूब भी टूट सकती है। When you twist an odd number of tubes, it may not possible to create balance. बात आ गई वही कि अगर आप odd number रखेंगे ट्यूब्स का तो बैलेंस अच्छे से नहीं हो सकेगा। In these cases, fill another test tube with water. आपने क्या करना है, वाटर के साथ उसको फिल करना है और उसकी डेंसिटी और मास को बराबर करना है। हाँ जी, सेंट्रीफ्यूज कैटेगरीज। अब हमारे पास टाइप्स आ रही हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन्स की। ये पहले भी हमने टाइप देखी है, डिस्क्रिप्शन यहाँ आ रही थी जो मैंने वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं दी इसलिए। बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज मतलब आपके पास सरफेस पर जो पड़ी हुई होंगी बेंच टॉप कहा जाता है उन्हें। और अब ब्रॉड क्लास सेंट्रीफ्यूज इज कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्मॉल बेंच स्पेस फुटप्रिंट, मतलब उनका जो नीचे वाला जो उसका पैनल कह लें, जो स्पेस ऑक्यूपाई करना है वो छोटा होगा, यानी कि छोटे साइज की होगी, तो इजीली आपके पास किसी भी शेल्फ पर रखी जा सकती है। Depending on the research need, a variety of different aspects can be considered. आपने देखना है कि आपने रिसर्च कैसी करनी है, उस बेसिस पे आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। Maximum speed in relative centrifugal fields can range from as low as few hundred to or 5000 xg, मतलब ग्रेविटी का ये आपके पास यूनिट है। Tube volumes can range from under 1 milliliter, such as with PCR tubes, to a few liters. ट्यूब का वॉल्यूम कितना हो सकता है, 1 मिलीलीटर से फ्यू लीटर्स तक भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स सच एज फिक्स्ड एंगल, स्विमिंग बकेट एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो आर आल्सो टिपिकली इंटरचेंजेबल। आपके पास क्या है, ये बेंच टॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं कि बेंच टॉप कैसा हो सकता है। दिस इज द बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये क्या है, बेंच टॉप, ये देखिए नीचे इसका पैनल, नीचे वाला जो है इसका पैनल है, ये इसके फुटप्रिंट्स आप कह लें, इसके थोड़े से उन्होंने जो है वो फुट्स बनाए हुए हैं इसको रखने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए। इसका कंट्रोल पैनल है, ये इसका लिड है और ये छोटी सी है, ये इजीली आप अपने जो है वो टेबल पर रख सकते हैं। इसके बाद आती है जी रेफ्रिजरेटेड बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूजेस। क्या है, आर कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स आइडियल फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ सैंपल्स that may be temperature centers। अच्छा, ये खासियत क्या है, रेफ्रिजरेटेड का लफ्ज बोला जा रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब है आपके पास बहुत सारे सैंपल्स ऐसे होते हैं जिनको आपने अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना होता है, ऐसा है कि नहीं है? तो सेम इज द केस, आपके पास बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव सैंपल्स जो होंगे सच एज लाइव सेल्स, एनिमल्स और प्रोटीन्स के जो लाइव सेल्स होंगे आपके पास बहुत सेंसिटिव होंगे। जब बहुत सेंसिटिव होंगे टेम्परेचर, तो आपने रेफ्रिजरेटेड बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज को यूज करना है, यानी कि उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट होगा उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर। Many features interchangeable rotors and adapters to accommodate a wide range of sample volumes from under 1 milliliter to वो कहते हैं कि इसके अंदर रोटर्स की भी और अडेप्टर्स की भी वाइड रेंज अवेलेबल है कि आपको जिस तरह का चाहिए आप ले सकते हैं। स्पीड्स वेरी करती हैं और कहाँ तक जा सकती है, 60,000 xg यानी ग्रेविटी का इसका यूनिट। चेक आउट द डिफरेंस उन्होंने दिया। और ये हमारे पास रेफ्रिजरेटेड बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज मशीन, यहाँ पर आप अपने सैंपल्स रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटेड है, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट नीचे इसमें मौजूद होगा। किस लिए इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है आपके पास टेम्परेचर सेंसिटिव सैंपल्स के लिए सच एज लाइव सेल्स, एनिमल्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट है आपके पास क्लिनिकल बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूजेस। क्लिनिकल बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूजेस आर कॉम्पैक्ट लो स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस आइडियल फॉर सेपरेशन ऑफ होल ब्लड। क्लिनिकल का जहां लफ्ज आ गया ना, इसका मतलब यही है कि आपकी लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होने वाली जो आपके जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करेगी, जैसे सीरम को सेपरेट करेगी, प्लाज्मा को सेपरेट करेगी, रेड ब्लड सेल्स को सेपरेट करेगी, अदर बॉडी फ्लूइड्स को सेपरेट करेगी। इनकी स्पीड कहां तक हो सकती है, 200 आरपीएम टू 6000 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा जी, हर सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। Most clinical centrifuges can accommodate common blood draw tubes, but be sure to check with each vendor for specific tube sizes. आपको अगर आपको बेंच टॉप क्लिनिकल या रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूजेस परचेज कर रहे हैं तो साथ ही आप उसकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स भी परचेज करेंगे, ताकि जो इतना साइज की आप ले रहे हैं उतने साइज के आपके पास सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ही मौजूद हो। हाँ जी, दिस इज द क्लिनिकल बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज मशीन, राइट।
ये अमूमन इस्तेमाल होने वाली जो है वो बेंच टॉप मशीन है। ये साथ में इसको वाइल्स कहते हैं। ये वाली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं, और ये जो साथ पड़े हुए ये वाइल्स हैं हमारे पास, इनको हम वाइल्स बोलते हैं। और जो इस तरह की लिड वाली होती है, इस तरह जो इसका कॉर्नर बना हुआ होता है या नोक बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स है। और इन सारों के ऊपर लिड्स हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। इन सबको हम पुट करते हैं और अपना इसका बंद कर देते हैं, और फिर हम इसको रोटेट करवाते हैं। हाँ जी, माइक्रो सेंट्रीफ्यूजेस आर स्टेपल instruments in many research laboratories that generally accommodate small tube volumes. इसमें क्या क्या 2 मिलीलीटर, 1.5 ml, 0.5 ml and PCR tubes। माइक्रो का मतलब ये है कि हम बहुत छोटा सैंपल को भी सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, और इसके लिए हम एपेंडॉक्स हमारे पास होती हैं, छोटी छोटी सी वाइल्स होती है। जैसे हमारे पास सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बड़ी वाली है ना, इसी को बहुत छोटा कर दो आप, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 इंचेस आप इसको कर दो। जब ये 2 इंचेस तक आ जाएगी तो आप इसमें माइक्रो सैंपल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। कितने की स्पीड पे स्पिन करेगी? 16,000 XG, while more specializing can speed up to 30,000 तक भी जा सकते हैं। अच्छा जी, इसी के रोटर्स और अडेप्टर्स भी अवेलेबल है। दिस इज द माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। ये आपके पास माइक्रो ट्यूब है, इसमें आप जो है सेंटर में आप इसमें पुट करेंगे। ये देखें, हर किसी का कंट्रोल पैनल मौजूद है, ऑलमोस्ट सबका जो है वो फीचर्स सबके सेम है, लेकिन क्या है कि इसका जो रोटर साइज होगा वो सब डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू और टाइप। हाँ जी, वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज और कंसंट्रेटर्स क्या हैं? ये आपके पास कंसंट्रेट करेंगी सोल्यूट्स को फ्रॉम अ लिक्विड सैंपल टू अ ड्राई स्टेट और वेल पैलेट स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, नेम इंडिकेट कर रहा है वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज कंसंट्रेटर। क्या करेगा? आपके पास लिक्विड सैंपल था, आप चाहते थे उसको ड्राई कर लें आप, राइट? तो क्या होगा, लिक्विड सैंपल आपके पास ड्राई स्टेट में जाएगा और अब वेट पैलेट स्टेट में चला जाएगा। किसकी मदद से? वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज की मदद से। ये कहाँ इस्तेमाल होती है? प्रोटियोमिक्स ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, इसमें हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। जीनोमिक्स, इसमें हम जीन्स को सेपरेट करते हैं। सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ड्रग डेवलपमेंट। Centrifuge uses a vacuum, centrifugal force and sometimes heat or gas blow down to evaporate liquid and concentrate DNA, RNA, nucleotides and other proteins for further use. Very important, हमारे पास बतौर खास ये इन्वेंटेड है वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। किस लिए? ताकि हम डीएनए, आरएनए को, न्यूक्लियोटाइड्स को और प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकें, हम इसको ड्राई कर सकें। बल्कि लिक्विड हमारे पास होगा सैंपल, हमने इसको ड्राई कर। दिस इज द वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज। ये वैक्यूम लगा हुआ है, इसके साथ क्या करेगा? आपको रोटेट भी करवाएगा और आपके पास क्या करेगा? जो लिक्विड सैंपल है उसको सारे के सारे को ड्राई करके आपके पास पैलेट की फॉर्म में, खुश्क पैलेट आपके पास आ जाएगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब वो के सामने। हाँ जी, फिक्स्ड एंगल सेंट्रीफ्यूज मशीन्स, अगेन इसमें फिक्स्ड एंगल्स हैं, ये हमने देख लिया था। स्विंगिंग हेड और स्विंगिंग बकेट्स भी हमने देख ली हैं। ये जो था कॉन्टिन्यूअस ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूजेस, ये आपके पास क्या है? ये मैंने कहा था आगे आएगा। ये आपके पास होल सैंपल लिक्विड को आप जो है स्टिक अ ट्यूब इन, instead they hold the whole sample in liquid within themselves that actually passes through the machine while being centrifuged। और इसमें क्या है? आप हाई वॉल्यूम एप्लीकेशंस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। डिकेंटर सेंट्रीफ्यूजेस, डिकेंटर सेंट्रीफ्यूजेस क्या है? सेपरेट थिंग्स यू डू नॉट रियली वांट टू सेपरेट। ऐसी चीज, ऐसा सॉल्यूशन जो आपसे सेपरेट किसी तौर सेपरेट नहीं होगा। आपके पास आपने सारी की सारी सेंट्रीफ्यूज मशीन्स का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आपके पास सेपरेट नहीं होना था। वो आपके पास किससे सेपरेट होगा? डिकेंटर सेंट्रीफ्यूजेस से सेपरेट होगा, राइट? इसमें क्या है? सॉलिड डजंट रियली सेटल इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब बट द लिक्विड जस्ट थिकन्स ग्रेजुअली। इसमें आपके पास सेपरेशन में ये नहीं है कि नीचे कुछ बैठ जाएगा और ऊपर सेपरेट होगा। इसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो लिक्विड है वो थिकन होना शुरू हो जाएगा। सपोज आपके पास दो डिफरेंट लिक्विड्स थे, आपके पास मिक्सचर क्या होता है? लिक्विड, दो सैंपल्स होते हैं ना, उसमें क्या होगा जब आप इसमें डालेंगे सेंट्रीफ्यूज में, तो जो आपके पास सेंट्रीफ्यूज होते हुए सेपरेट पोर्शंस बनेंगे, वो सेपरेट पोर्शंस अपने
साइड पर रहते रहते थिकन होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास एंड पे अगेन वही फॉर्म पैलेट की फॉर्म आ जाएगी। गैस सेंट्रीफ्यूज, हमने कहा कि हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को गैसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए खास सेंट्रीफ्यूज मशीन है और गैसेस को सेंट्रीफ्यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाई डिफ्यूजन रेट एंड डू नॉट रियली वांट टू बी सेपरेट ऐसी गैसेस जिसको डिफ्यूजन, अच्छा ऐसी गैसेस जो तेजी से आपके पास एवेपोरेट हो सकती है, उनको भी हम सेंट्रीफ्यूज गैस सेंट्रीफ्यूज के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें जो इन्होंने बताया हुआ है कि यूज इन न्यूक्लियर रिसर्च में इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि इनमें कौन कौन सी ये सेपरेट कर सकती है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस और अल्ट्रा रिफ्यूजेस आपके पास हैं। पावरफुल सेंट्रीफ्यूजेस हैं, स्पिन इंस्टेंटली फास्ट। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत पावरफुल होना, ठीक है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस बहुत पावरफुल सेंट्रीफ्यूजेस है, क्या करते हैं? बहुत तेज, पावरफुल का मतलब बहुत तेजी से घूमती है। अच्छा, आपको पता है कि अगर आपने ढक्कन सही से बंद नहीं किया, जैसे ही वो रोटेट होना शुरू होगा ढक्कन ओपन हो जाएगा और हो सकता है कि आपका सैंपल जो है ना वो बाहर उड़कर गिर जाए। और अगर आपने ढक्कन बंद ही नहीं किया था और चला दिया उसको, और आपका हाथ वहीं पर था, आपके रोटर पर आपका हाथ था, हो सकता है कि आपका हाथ कट जाए। सो सेंट्रीफ्यूज मशीन्स को ऑपरेट करते हुए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है, बहुत ज्यादा आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ये इसमें आपकी जो आपको खुद भी जो है वो हार्म होने का खतरा होता है। अच्छा जी, इसकी स्पीड कितनी है? 150,000 आरपीएम तक जा सकती है, और ये आपके पास दे जनरली हैव अ प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, इनके पास टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है। और ये रही आपके पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या है इसमें आपके पास? यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन है। हाँ जी, लो सेंट्रीफ्यूज मशीन्स क्या है? लो होंगे इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन, लो स्पीड पे ये रन करेंगी और स्लो होंगी। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज को हमने देख लिया कि ये माइक्रो लेवल स्पेस को सेपरेट करेंगे। ये अगेन आपके पास माइक्रो सेंट्रीफ्यूज मशीन की एक एग्जांपल है। ये देखें, बहुत छोटा इसका रोटर है और बहुत छोटे इसके रोटर साइज चैम्बर्स पर है। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूजेस भी हमने देख लिया कि इसमें आपने कूल रखना है सैंपल्स को। ब्लड सेंट्रीफ्यूजेस में हमने ये बात की कि आपके पास क्या है, होल ब्लड सैंपल आएगा और उसमें आपने सेपरेशन करनी है। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस should be taken when working with a centrifuge machine? हाँ जी, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए जब आप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब मशीन को यूज कर रहे हैं? आपके पास बैलेंस आपने सही रखना है, आपने अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को अनबैलेंस नहीं होने देना। इसके अलावा आपके पास जो आप मैसेज यूज कर रहे हैं, आपके पास सेम ट्यूब्स होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। आपके पास अमाउंट जो आपने सैंपल की डाल रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। और बतौर खास, जब आप किसी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सैंपल डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि वहां पर जो थोड़ी सी स्पेस है वो एम्प्टी रहे। क्यों? ताकि उसने रिवॉल्व भी तो करना है, उसको जो स्पेस ज्यादा मिलेगी रिवॉल्व करने के लिए तो अच्छे तरीके से सेपरेट। डू नॉट ओपन द लिड व्हाइल द रोटर इज मूविंग, ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने सेफ्टी शट ऑफ जो है आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि जब वो रोटर मूव कर रहा है, जब तक वो स्टॉप ना हो आपने उसको नहीं उठाना उसका लिड। इफ द सेंट्रीफ्यूज इज मूविंग और शेकिंग, पुल द प्लग। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ट्यूब जैसे आपकी मशीन जैसे ही आपने प्लग ऑन किया था वो ऊपर नीचे होना शुरू हो गई है, मतलब कि अब अनबैलेंस होने लगेगी। हालांकि आपने बैलेंस रखा था लेकिन अनबैलेंस होने लगी अचानक से, आपको चाहिए कि आप पीछे से प्लग ऑफ कर दें, यानी कि पावर ऑफ कर दें। आप देखें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि कोई ट्यूब बाहर की तरफ पुल आउट हो जाए जिसकी वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जी, हाउ डू यू बैलेंस अ सेंट्रीफ्यूज? व्हाई यू नीड अ बैलेंस टू बैलेंस अ सेंट्रीफ्यूज? अच्छा जी, बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूज प्रिवेंट्स पोटेंशियल डैमेज टू द इंस्ट्रूमेंट। बैलेंस क्यों जरूरी है? आपका इंस्ट्रूमेंट डैमेज नहीं होता, आपका जो ट्यूब्स है वो डैमेज नहीं होती, आपके पास अच्छी सेंट्रीफ्यूगेशन आती है। हाउ टू बैलेंस में इंश्योर करना है कि सारी ट्यूब्स आपकी इक्वली फिल्ड होनी चाहिए है, रोटर आपका बिल्कुल ठीक आपका रोटेट कर रहा हो, ट्यूब्स इक्वल वेट पर हो और उनका रोटेशन 90 डिग्रीज पर हो या आपके पास 45 डिग्रीज पर होना चाहिए। हाँ जी जनाब, ये है वो आपके पास बैलेंसिंग
3 ट्यूब्स, 5 ट्यूब्स की और 7 ट्यूब्स की। देखिए यहाँ पर आपके पास ये सारे वो चैम्बर्स हैं जिसमें आपने ट्यूब्स को पुट करना है। ये आपने ऑपोजिट ऐसे रखना है, एक दो होंगी तो ऐसे, 4 होंगी तो आपने देखा है कि ये इसकी है और ये इसकी है, राइट। 5 6 होंगी तो ये ऊपर नीचे ऐसे रख लें, राइट। 8 होंगी तो इधर ऊपर नीचे रख लें। अच्छा, ऐसे नहीं करना कि आपने सिर्फ और सिर्फ आप इसको भर दें, इसको भर दें, इधर का सारा भर दें। आपने ऊपर नीचे हर तरफ से आपने कोशिश करनी है ये करें कि एक छोड़ के एक रखना शुरू कर दें, राइट। इस तरह से आपके पास बैलेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। किसी भी तरफ आपने ग्रेविटी को प्रॉपर मूव नहीं करवाना। यूजेस क्या है, लेबोरेटरीज में हम यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो भी ब्लड सैंपल्स हम उनको सेपरेट कर सकें, वायरसेस को सेपरेट कर सकें, आपके पास जितने भी सेल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकें। हम डेयरीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम क्रीम सेपरेट करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल आ रहा है। या डेयरी इंडस्ट्री में आप कह लें कि मिल्क को जब आप रोटेट करवाएंगे, जैसे आप ये देखते हैं कि जिसे कहते हैं बाजारी दूध, बाजारी दूध मतलब जो आप बाजार से डब्बा पैक लेते हैं उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है, ठीक है। और उसकी जो मलाई ऊपर आती है चाय की या जो भी आप उसका पीने, उसका फॉर्मेट ही और होता है, वो अजीब होती है बाकी जो नॉर्मल हमारी मलाई होती है। ऐसा ही है ना, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने इसको इतनी देर तक जो है ना वो सेंट्रीफ्यूज किया हुआ है। होम्स में हम इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकली तो कोई यूज नहीं है, लेकिन आप देखें कि आपका जो ड्रायर है, कपड़ों का ड्रायर, वो क्या है, वो सेंट्रीफ्यूज मशीन ही तो है। अच्छा, उस ड्रायर को आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्लोर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, फ्लोर सेंट्रीफ्यूज मशीन की एग्जांपल आप उसमें ले सकते हैं, जो आपके पास फ्लोर पे है ना, हम इसमें इजीली एग्जांपल ले सकते हैं। क्या करता है, देखें, ड्रम इनसाइड द वॉशिंग मशीन स्पिन्स वेरी फास्ट। क्लॉथ्स क्या करते हैं, इनर वॉल के साथ साथ, अच्छा जब आप उसको खोलते हैं ड्रायर को, उसमें से कपड़े निकालते हैं तो सारे कपड़े साइडों में स्टिक हुए हुए होते हैं, ऐसा ही है ना, क्यों, क्योंकि वो इतनी जोर से रोटेट कर रहा होता है कि आपके पास हैवियर पार्टिकल्स ऑब्वियसली बाहर की तरफ मूव करना और जो लाइटर है वो अंदर की तरफ मूव करना है। अच्छा जी, और वाटर इसमें से स्क्वीज आउट हो जाता है। ये इन्होंने इसी जो है सेंट्रीफ्यूज फ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ये इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने इन्वेंट किया है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताया था कि अगर गंदला पानी है, गंदा पानी है, उसमें से इम्प्योरिटीज निकालने के लिए, या समटाइम्स आपने ये देखना है कि आपका पानी जो है वो सही नहीं आ रहा और कुछ नजर भी नहीं आ रहा उसमें से कि कुछ आपके पास क्या है इसमें, तो थोड़ा सा पानी लेके जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो उसके अंदर पार्टिकल्स थे ना, जो उसके आपके पास हार्मफुल पार्टिकल्स थे, ये जो डिजीज कॉजिंग पार्टिकल्स जो आपको नजर नहीं आ रहे थे, वो नीचे बैठना शुरू हो जाए। बात समझे, फिर आप उसको लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवाएं और फिर पता चलेगा आपके पास कि आपके वाटर में क्या चीज है। सपोज अगर किसी ने वाटर में पॉइजन डाल दिया और वो पॉइजन जो है वो बिल्कुल ही डिजॉल्व हो चुका है, राइट, और आपको पता ही नहीं चल रहा कि पॉइजन है या नहीं, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वो लेंगे, अपना वाटर लेंगे जो आप जो पॉइजन है उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालेंगे, उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, उससे क्या होगा, पॉइजन नीचे बढ़ जाएगा, सारा पानी ऊपर आ जाएगा, राइट। और फिर आप उसके लेबोरेटरीज में चेक करवा लेंगे, उसको टेस्ट करवा लेंगे कि कौन सा पॉइजन, ठीक है। एक्ट्रोनॉट्स क्या इस्तेमाल करते हैं, दे यूज बिग स्पिनिंग व्हील्स टू स्टिमुलेट हाई ग्रेविटी एनवायरनमेंट्स फॉर द पायलट्स टू प्रैक्टिस इन। वो क्या करते हैं, पायलट्स की प्रैक्टिस के लिए जो है वो स्पिनिंग व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस एंड फ्यूचर, आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो स्पेस में नहीं होती है, तो वहां पर आपके पास क्या है, किसी भी चीज को जो है वो आप उसमें रिवॉल्व करा, एक्सिस के अराउंड वो रिवॉल्व करवाते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल करते